अब हम चर्चा करने चल रहे हैं विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज अमर नायक व्यवस्था के बारे में। अमर नायक प्रणाली। अमर नायक प्रणाली क्या थी, इसकी क्या विशेषताएं थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अमर नायक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, या नायक और अमर नायक में क्या अंतर था। इनको भी हम ढंग से समझेंगे जिससे कि आप उसका उत्तर आसानी से दे सकें। कभी कभी इस पर ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि नायंकार व्यवस्था क्या थी। ओके, तो नायक या अमर नायक क्वेश्चन पूछा जाए, नायंकार प्रणाली पूछा जाए, तो उसमें आपको क्या लिखना है। देखिए, नायक किसको कहते हैं, जो नेतृत्व करे। तो उस समय जो सेना के नायक होते थे, जो ऐसे सूरवीर योद्धा होते थे जिनके अधीन सेना होती थी, ये किलों के मालिक भी होते थे, ये युद्ध कला में कुशल होते थे। ऐसे लोग जो युद्ध कला में कुशल थे, जिनके पास अपनी खुद की सेना होती थी, जो 1-2 किलो के मालिक भी होते थे, इनके कुछ समर्थक भी होते थे, जिसमें मुख्य रूप से कृषक आते। उनको लेकर के ये किसी उपजाऊ मैदान की तलाश में रहते थे, और जहां इनको उपजाऊ मैदान मिल जाता था वहां पर अपना अधिकार करके अपनी प्रजा के सहित अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते थे, अपना छोटा सा राज्य स्थापित कर लेते थे। तो ये थी नायक व्यवस्था, इसको कहते थे नायक। दक्षिण भारत में जो दक्कन प्लेटो है, वहाँ पर इस प्रकार के छोटे छोटे ऐसे सैकड़ों नायक थे, जो अपने क्षेत्र में अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उन्होंने छोटे बड़े राज्य स्थापित कर रखे थे। ओके, अमर नायक। ये सब 2 शब्दों से बना है, अमर और नायक। अमरम कहते हैं जागीर को या भूमि को। विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य के अंदर सैन्य संगठन के लिए जो एक प्रणाली विकसित की गई, उसको कहते हैं अमर नायक व्यवस्था। अगर कोई पूछे कि अमर नायक व्यवस्था क्या थी, तो 2 शब्दों में उत्तर है इसका कि विजयनगर साम्राज्य में सैन्य संगठन के लिए जो प्रणाली विकसित की गई, उसको अमर नायक प्रणाली कहते थे। अमर नायक इस सिस्टम को क्यों कहा जाता था? अमरम कहते थे भूमि या जागीर को। विजयनगर साम्राज्य के शासक जो ऐसे सेना नायक होते थे, सैन्य कमांडर होते थे, जो सेना का नेतृत्व करते थे, इनको उनकी सेवा के बदले भूमि देते थे, और उस भूमि को अमरम कहा जाता था। और जिसको भूमि दी जाती थी, मतलब जो भूमि प्राप्त करता था, भूमि के प्राप्त करने वाले को अमर नायक, सैन्य कमांडरों को चूंकि भूमि दी जाती थी इसलिए उनको अमर नायक कहते थे। अब बात समझ में आ गई? विजयनगर साम्राज्य में सैनिक सेवाओं के लिए नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उनको जागीर दी जाती थी, भूमि दी जाती थी। उस भूमि को अमरम कहते थे। चूंकि अमरम प्राप्त करने वाले को सैनिक सेवा देनी होती थी और उनके वेतन के रूप में अमरम उनको दिया गया होता था, इसलिए ऐसे सैन्य कमांडरों को या नायकों को अमर नायक कहा जाता था। तो नायक और अमर नायक में अंतर समझ जाइए।
अमरनायक विजयनगर साम्राज्य के शासक द्वारा नियुक्त किए जाते थे। उनको अमरम जागीर दी गई होती थी। ये जागीर वापस भी ली जा सकती थी। इन्हें इसके बदले सेना रखनी होती थी। सेना रखना आवश्यक था। वर्ष भर में उन्हें राजा को उपहार भी देना पड़ता था और समय समय पर राजा के निरीक्षण के लिए सेनाओं को प्रदर्शित भी करना पड़ता था। सैन्य अभ्यास, सेना का प्रदर्शन, यह भी करना पड़ता था। जिस अमरनायक को जितनी बड़ी जमीन दी जाती थी, जागीर दी जाती थी, उसको उस अनुपात में सेना भी रखना पड़ता था। तो अमरनायक शासक के द्वारा नियुक्त होते थे और जो नायक थे वो किसी के द्वारा नियुक्त नहीं होते थे। वो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपने बल पर वो सेना का निर्माण करते थे, किलों के मालिक होते थे और चूंकि युद्ध कला में कुशल थे तो बहुत से लोग उनके समर्थक भी रहते थे और वो अपनी योग्यता तथा क्षमता से जिस नए क्षेत्र पर अधिकार करते थे वहाँ वो अपना राज्य स्थापित कर लेते थे। वो किसी के अधीन नहीं रहते थे, वो स्वयं एक छोटे से सामंत होते थे। अमरनायक एक प्रकार से विजयनगर साम्राज्य के शासकों के यहाँ अपनी सेवा देने वाले लोग होते थे जो राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, काम इनका भी युद्ध करना था। ये सेना के कमांडर होते थे। ओके, अब जो इनको जमीन दी जाती थी वो अमरम कहलाती थी और ये भूमि उस सैन्य कमांडर की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी होती थी। जो सेना के कमांडर होते थे इनकी क्षमता के अनुसार वो जागीर दी जाती थी और इस जागीर के बदले उनको सेना, घुड़सवार, हाथी, घोड़े, बैलगाड़ियाँ ये सब रखनी पड़ती थी। यह व्यवस्था एक प्रकार से अगर देखी जाए तो विजयनगर साम्राज्य की समकालीन दिल्ली सल्तनत की इक्ता व्यवस्था से मिलती जुलती है। अगर आप दिल्ली सल्तनत की इक्ता व्यवस्था को देखो, इक्ता व्यवस्था में भी ऐसे बड़े बड़े सामंत अपने अधीन सेना रखते थे, उनको राजा की ओर से जागीर दी जाती थी और राजा के बुलावे पर अपनी सेना लेकर के राजा की ओर से लड़ने जाना होता था। तो अमरनायक व्यवस्था या नायंकार व्यवस्था इक्ता व्यवस्था से मिलती जुलती है। ओके, अमरनायक जो होते थे वो अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था स्थापित करते थे। जो उनको जागीर मिलती थी उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था स्थापित करते थे। राजा ऐसे नायंकर क्षेत्र में, सपोज मिस्टर ए अमरनायक हैं, उनको बी क्षेत्र की जागीर दी गई है तो उस क्षेत्र में राजा हस्तक्षेप नहीं करते थे। अमरम वाली जो भूमि होती थी, जो जागीर होती थी, उस क्षेत्र का मालिक अमरनायक होता था। उस क्षेत्र में न्याय व्यवस्था स्थापित करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, मंदिरों की व्यवस्था करना, ये सारा काम अमरनायक करता था। तो अमरनायक को केवल सेना के साथ युद्ध ही नहीं करना होता था, उसे युद्ध करने के साथ साथ अपनी सेना को हमेशा तैयार रखना पड़ता था। समय समय पर सेना का प्रदर्शन भी राजा के सामने करना पड़ता था। राजा को वर्ष में एक बार राजा के सामने उपस्थित होकर के उसको उपहार भी देना पड़ता था। जिस क्षेत्र में उसको जागीर मिली होती थी वहाँ वो सिंचाई का प्रबंध, सिंचाई, पेयजल, इसका प्रबंध करता था। मंदिरों के निर्माण, रख रखाव, इसकी व्यवस्था करता था। मार्गों की व्यवस्था करता था और इसके लिए वो स्थानीय व्यापारियों, किसानों, इनसे कर लेता था। स्थानीय व्यापारियों से, किसानों से
इनसे कर वसूल करता था और उस पैसे से ये सारा कार्य करता था। जो कर वसूल होता था उससे सेना के सैनिकों का वेतन, सेना के लिए घोड़े हाथियों का प्रबंध करना, अस्त्र शस्त्रों की व्यवस्था करना और उसके बाद जो कुछ बच जाता था उसे राजा को उपहार में भी देता था। और अगर कोई अमर नायक अक्षम हुआ तो उसकी जागीर वापस भी ली जाती थी। ओके, अमर नायक के जागीर का स्थानांतरण प्रायः नहीं होता था। कृष्णदेव राय के समय तक यही व्यवस्था रही। कृष्णदेव राय के बाद जो अमर नायक थे वो धीरे धीरे स्वच्छंद होने लगे, उनके अंदर उच्छृंखलता आती गई, वो राय के आदेशों को मानने से मुकरने लगे। ऐसी स्थिति में अमर नायकों के ऊपर नियंत्रण को मजबूत करने के लिए अच्युत देव राय के समय में ऐसे एक अधिकारी की नियुक्ति की गई जिसको महामंडलेश्वर या उसको कमिश्नर कह सकते हैं। वो कई जो क्षेत्र होते थे उन क्षेत्रों का एक बड़ा अधिकारी होता था, तो उसे महामंडलेश्वर कहा गया। वो अमर नायकों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता था। अमर नायक आर्थिक, सैनिक और न्याय के क्षेत्र में स्वतंत्र होते थे। कर वसूल करना, न्याय देना, सैन्य संगठन करना, सेना का संचालन करना, ये सारा काम अमर नायक का होता था। बाद में जब विजयनगर साम्राज्य के शासक योग्य नहीं रह गए तो अमर नायक धीरे धीरे उच्छृंखल होते गए और विजयनगर साम्राज्य की कमजोरी का एक बड़ा कारण अमर नायक व्यवस्था थी। यद्यपि बनाया तो गया था इसे सैन्य संगठन के लिए, राज्य को मजबूती देने के लिए, लेकिन शासकों की अक्षमता के कारण जो अमर नायक थे वो उच्छृंखल होकर के स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति उनमें हो गई और वो छोटे छोटे स्थानों के जहाँ उनका प्रभाव था वहाँ के वो स्वयं स्वामी बन बैठे। तो ये विजयनगर साम्राज्य के विखंडन के लिए एक कारण सिद्ध हुई। ओके, तो मित्रों आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।